हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। ये टॉपिक आपके प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं इसमें कुछ समझाऊंगी नहीं, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है कि मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो किस प्रकार का था। तो इस शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन के बाद हम अगली सीरीज़ में एक एक करके मध्य प्रदेश के इतिहास को डिटेल में देखेंगे। आज के लिए एक सिंपल सा ओवरव्यू कि मध्य प्रदेश का इतिहास आखिरकार है कैसा। जैसा कि आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किसी देश या राज्य की भौगोलिक स्थिति उस स्थान की ऐतिहासिक घटनाओं और आर्थिक विकास की बहुत अधिक प्रभावित करती है। यह अपने नागरिकों और उनके व्यवहार के दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। भौगोलिक रूप से देश के केंद्रीय स्थान पर स्थित मध्य प्रदेश वास्तव में भारत के हृदय के समान है। आप जानते हैं कि भारत का हृदय मध्य प्रदेश को किसने कहा था? तो इसे कहा था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आगे बढ़ते हैं। अपने केंद्रीय स्थान के कारण इस क्षेत्र पर सभी ऐतिहासिक धाराएं स्वाभाविक रूप से अपने सुस्पष्ट निशान छोड़ गई हैं। प्रागैतिहासिक काल पत्थर युग से शुरू होता है। अब प्रागैतिहासिक काल क्या हुआ? प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि जो पत्थरों का समय था, जब मानव की जो जाति है उसका आदिम जाति ने अपना उद्भव प्रारंभ किया था। तो प्रागैतिहासिक काल के मध्य प्रदेश में कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है। प्रागैतिहासिक काल पत्थर युग से शुरू होता है, जिसके गवाह भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी जैसे स्थान हैं। हालांकि राजवंशीय इतिहास महान बौद्ध सम्राट अशोक के समय से शुरू होता है, जिसका मौर्य साम्राज्य मालवा और अवंती में शक्तिशाली था। अब यहाँ पे कभी क्वेश्चन है कि मौर्यन जो हिस्ट्री को हमें यदि हाईलाइट करना होगा तो हम बता पाएंगे कि ये मालवा और अवंती वाली जो रीजन थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। यहाँ पे शासन चल रहा था मौर्यन पीरियड का, जिसमें सम्राट अशोक खासकर मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा अशोक की पत्नी विदिशा से थी, जो आज के भोपाल की उत्तर में स्थित एक शहर था। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और ईसा पूर्व 3 से पहली शताब्दी के दौरान मध्य भारत की सत्ता के लिए शुंग, कुषाण, सातवाहन और स्थानीय राजवंशों के बीच में संघर्ष हुआ है। यानी कि मध्य प्रदेश में मौर्य के अलावा और किन किन लोगों ने शासन किया? शुंग डायनेस्टी है, कुषाण है, सातवाहन है, और बाकी जो यहाँ के रीजनल यानी जो लोकल रॉयल डायनेस्टी हैं उन लोगों ने यहाँ पे शासन किया है, जिसमें आगे हम परिहार, प्रतिमार और यहाँ पे चौहान, चंदेल, इन सबको भी देखेंगे। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। उज्जैन क्या था? कमर्शियल प्लेस था। गुप्ता साम्राज्य के दौरान 4वीं से 6वीं शताब्दी में यह क्षेत्र उत्तर भारत का हिस्सा बन गया, जो श्रेष्ठ युग के रूप में जाना जाता है। हम जानते हैं कि जो गुप्तास डायनेस्टी थी उसे गोल्डन एज का भी हमारी हिस्ट्री में एक स्टेटस दिया गया है। हूणों के हमलों के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, मतलब मध्य प्रदेश में हूणों का भी अटैक होता है, हूणास अटैक करते हैं। उसके बाद जो गुप्तास डायनेस्टी है वो भी डिक्लाइन हो जाती है और हमारा मध्य प्रदेश छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम मालवा के इतिहास को देखते हैं। हालांकि मालवा के राजा यशोधर्मन, याद रखिएगा यशोधर्मन है, यशोबर्मन नहीं, यशोधर्मन ने 528 में हूणों को पराभूत करते हुए उनका विस्तार समाप्त कर दिया। बाद में थानेश्वर के हर्ष ने अपनी मृत्यु से पहले सन 647 तक उत्तरी भारत को फिर से एक कर दिया। यानी थानेश्वर के हर्ष का हमारे मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण योगदान है। अब मध्यकालीन की बात करते हैं। मध्ययुगीन राजपूत काल में 950 से 1060 ईसा सन के दौरान मालवा के परमरस और बुंदेलखंड के चंदेल जैसे कुलों का इस क्षेत्र पर प्रभुत्व रहा।
ओके, यानी जो परमार है, मालवा के परमार है, यहाँ परम रस लिखा हुआ है जबकि परमार होगा, तो मालवा के परमार हो गए और बुंदेलखंड के चंदेल हो गए। हमें पता है कि यहाँ पे खजुराहो के मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, यूनेस्को की लिस्ट में भी हैं। तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में परमार और बुंदेलखंड के जो चंदेल हैं उन लोगों ने भी यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित किया। आगे हम देखते हैं, भोपाल शहर को नाम देने वाले परमार राजा भोज ने इंदौर और धार पर राज्य किया। अब राजा भोज का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भोपाल से यदि हम सेंट्रल मध्य प्रदेश की तरफ चलें तो यहाँ पे गोंडवाना और महाकौशल वाले जो रीजन थे, गोंडवाना और महाकौशल में गोंड राज्य सत्ता का उदय हुआ। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत से उत्तरी मध्य प्रदेश को हासिल किया था, जो 14वीं सदी में ग्वालियर और की तोमर और मालवा की मुस्लिम सल्तनत राजधानी मांडू जैसे क्षेत्रीय राज्यों के उभरने के बाद ढह गई। यानी यहाँ पे मध्य प्रदेश के इतिहास में आप ग्वालियर में तोमर जो डायनेस्टी है उसे भी देखेंगे, और मालवा वाला जो रीजन है वहाँ पे मांडू खासकर ऐतिहासिक सल्तनत जैसी बातों से काफ़ी फेमस रहा है, अपना इतिहास उसने अलग रखा है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में मुस्लिम सल्तनत का भी बीच में कार्यकाल रहा, ये भी देखने में आता है। 1156 से 1605 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र मुगल साम्राज्य के तहत आया। ठीक है, अब मुगल आ जाते हैं, जबकि गोंडवाना और महाकौशल मुगल वर्चस्व वाले गौड़ नियंत्रण के तहत बने रहे, लेकिन उन्होंने आभासी स्वायत्तता का आनंद लिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल नियंत्रण कमज़ोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों ने विस्तार करना शुरू कर दिया। अब मुगल गए और मुगलों को हराने के समय जब औरंगजेब के समय पे शिवाजी और बाकी मराठा काफ़ी ज़्यादा भारत में अपना विस्तार कर रहे थे, तो मराठों ने हमारे मध्य प्रदेश में भी शासन किया, जो आगे चल कर के हमें होलकर, सिंधिया और भोसले के रूप में दिखाई देते हैं। अब आगे देखते हैं, 1720 से 1760 के बीच उन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ओके, इंदौर में सब अधिकतर मालवा पर होलकर ने शासन किया, तो मालवा वाला रीजन होलकर ने कर लिया। ग्वालियर पर सिंधिया ने, ओके, और नागपुर द्वारा नियंत्रित महाकौशल पर किसने, वहाँ पर जो ये भोसले थे वो। ठीक है, और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ पर भी भोसलों ने शासन किया था। इसी समय मुस्लिम राजवंश के अफगान के जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशज भोपाल के शासक थे। ठीक है, कुछ ही समय में ब्रिटिशर्स ने बंगाल, बम्बई और मद्रास जैसे गढ़ों से अधिराज्य का विस्तार किया। अब अंग्रेज तो आ ही जाते हैं भारत में, तो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने अपना विस्तार किया था। 1775 से 1818 के मराठों को पराजित किया और उनके राज्यों के साथ संधि कर उन पर सर्वोपरिता स्थापित की। ठीक है, अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, नागपुर, रीवा जैसे बड़े राज्य सहित अधिकांश छोटे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। 1853 में ब्रिटिशर्स ने नागपुर के राज्य पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1853 में ब्रिटिशर्स ने नागपुर के राज्य पर कब्जा कर लिया, है ना। ये वही टाइम है जब डलहौजी की हड़प नीति चल रही थी, जिसमें दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल था। ठीक, जो 1861 में मध्य प्रदेश के प्रांत हेतु सौगौर और निर्बुड्ढा आतंकियों के साथ जुड़े हुए थे। उत्तरी मध्य प्रदेश के राजसी राज्य सेंट्रल इंडिया एजेंसी द्वारा संचालित किए जाते थे। तो ये तो था आज़ादी के क्रम तक का इतिहास, जब तक अंग्रेज आते हैं और भारत में राज्य करते हैं। अब देश आज़ाद हुआ तब क्या स्थिति बनी। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय गणराज्य के गठन के साथ सैकड़ों रियासतों को संघ में मिला लिया गया। हमें पता है कि हमारे भारत देश में कई रियासतें थीं जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों का एकीकरण किया था, जिसमें कि भोपाल भी शामिल है। भोपाल भी आनाकानी काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। चलिए,
राज्यों के पुनर्गठन की समय सीमाओं को तर्कसंगत बनाया गया। 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार, मकराई के राजसी राज्य और छत्तीसगढ़ मिलकर के मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तथा नागपुर को राजधानी बनाया गया। सेंट्रल इंडिया एजेंसी द्वारा मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल जैसे नए राज्यों का गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मध्य प्रदेश में विलीन कर दिया गया। तत्कालीन सीपी और बरार के कुछ जिलों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, महाराष्ट्र में सीपी बरार को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया और राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में मामूली समायोजन किए गए। जैसे कि हम जानते हैं कि विदिशा की जो सिरोंजे तहसील थी। फिर भोपाल राज्य की नई राजधानी बनाया गया। भोपाल राज्य की नई राजधानी बना। शुरू में राज्य में 43 जिले थे। इसके बाद 1972 में 2 बड़े जिले का बंटवारा किया गया, जिसमें हम जानते हैं कि सीहोर से भोपाल को अलग किया गया और दुर्ग से राजनांदगांव को। और जिलों की संख्या 1972 में कितनी हो गई? 45 हो गई। फिर 1998 में 16 से ज़्यादा बड़े ज़िले बनाए गए। कुल मिला करके ज़िलों की संख्या जो थी 61 तक पहुंच गई। और नवंबर 2000 में जो मध्य प्रदेश था, इस मध्य प्रदेश का विघटन हो जाता है और यहाँ पे नवंबर 2000 में राज्य का दक्षिण पूर्वी हिस्सा विभाजित करके छत्तीसगढ़ का नया राज्य बना दिया गया और इस तरह से एक नवीन पुनर्गठन के समरूप मध्य प्रदेश का नया राज्य अस्तित्व में आया। पहले मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम क्रम में होता था। अब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे क्रम में है और ये मध्य प्रदेश का जो कुल एरिया है वो 3,08,000 समथिंग है। ठीक है, 308 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो ये था मध्य प्रदेश का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, जिसमें खासकर हिस्ट्री जो है उसको फोकस किया गया है कि हम इतिहास को समझ पाएँ। एक क्रम देखने में हमें समझ में आया कि मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल के जहाँ पे भीमबेटका कहाँ कौन से ज़िले में है, हमें पता है कि ये है रायसेन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि चाहे भीमबेटका की बात हो, है ना, चाहे जो कि पूरा पाषाण काल की थी, तो एक तो हमारे पास हो गया है, हमने अभी देखा भीमबेटका। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अशोका ने भी शासन किया, यानी मौर्यन डायनेस्टी भी मध्य प्रदेश में आ रही है। उसके बाद मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश के इतिहास में रोल प्ले करते हैं वो प्रतिहार हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सल्तनत काल का जो मांडू वाला रीजन है, मालवा का रीजन है, उस पर भी प्रभुत्व बना रहा। उसके बाद मध्य प्रदेश के इतिहास में जो गोंडवाना वाला रीजन है, जो रानी दुर्गावती और अवंतीबाई, इन सब की बात की जाए तो इन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और आगे चल कर के यहाँ पे हम देखेंगे कि अंग्रेज़ जब आते हैं, ब्रिटिशर्स मध्य प्रदेश में शासन करते हैं, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया था, मराठास और बाकी लोगों के साथ संधियाँ की थी। मराठास क्या कर रहे थे, मराठा जो थे वो ब्रिटिशर्स के आने के समय पर, ब्रिटिशर्स भारत में आ चुके हैं और मराठा मुग़लों की दयनीय होती स्थिति का पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं और मुग़ल औरंगज़ेब के बाद कमज़ोर हो गए थे और मराठाओं का प्रभुत्व बरकरार हो रहा था। पर ब्रिटिशर्स की कूटनीति थी, ब्रिटिशर्स की चालबाजी थी, उसके आगे कहीं ना कहीं भारतीय राजवंश जो थे उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। और फिर जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ कर के गए, हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमारे मध्य प्रदेश का भी रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन का मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, इसलिए अब मैं पुनर्गठन पे बात नहीं करूँगी, बल्कि हम नेक्स्ट स्लाइड में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी वो पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम है, जैसे कि 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान, तो मध्य प्रदेश में 1857
को हम पढ़ेंगे। यदि मुझे लगा कि एक दो वीडियो के बाद कि मध्य प्रदेश को आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं मध्य प्रदेश की सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप चाहते हैं कि उन पे मध्य प्रदेश के टॉपिक्स पे वीडियो बने, उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।